आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमारे भगवान विष्णु 4 महीने की नींद से जाग गए हैं, इसलिए सनातन के अंदर उसको बोलते हैं देवोत्थानी एकादशी। और इसका इतना महत्व है, चातुर्मास समाप्त हो जाता है, संतों का मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। यस और नो? आज से ये कक्षा, आप ये मानिए, ये भी, इसका भी भाव बदलेगा, क्योंकि जब भगवान उठ गए हैं तो हमारा बिजनेस भी अब उठना चाहिए। तो ये दिन अति महत्वपूर्ण है आज का। कल आपने देखा होगा कि सारे भारत में ना जाने मंदिरों में कितने तुलसा विवाह हुए। अपने यहाँ परंपरा है, जिनके परिवारों में बेटी नहीं होती है वो तुलसा मैया को बेटी मानकर और शालिग्राम से उनका विवाह करते हैं। ये पता ही नहीं परंपरा आप लोगों को? हाँ, तो कल ना जाने कितने भारत भर में कितने विवाह हुए होंगे। ये प्रकृति प्रेमी देश है। जो लोग आज ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं वो भारत से सीखे आके। प्रकृति का प्रेम क्या होता है? हम प्रकृति को, वृक्ष को, पौधे को मां बना लेते हैं, बेटी बना लेते हैं। तो ये भारत की खूबी है। उस भारत में कल देवोत्थान एकादशी के बाद की ये पहली कक्षा है, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम राजेश चेतन है और मैं FPRT का प्रेसिडेंट हूं। आज सुनील डंग साहब ने ये ड्यूटी हमको लगाई है कि मैं इस कार्यक्रम का संचालन करूं, तो मैं आपके बीच उपस्थित हूं। परंपरा है, मां सरस्वती की वंदना से हम इस कार्यक्रम को आरंभ किया करते हैं। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम वीणा पानी की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणाव दंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजा ज्ञापः। धन्यवाद। अरे कैसे हो चाचा? आप यहाँ आ सकते हो? यहीं बैठोगे? अच्छा, आज के वक्ता को मैं बुलाऊं। एक शब्द है जिसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग इतना महत्वपूर्ण शब्द है, ये समझ में आ जाए तो मार्केटिंग सीख जाए। बाबा रामदेव का सारा बिजनेस, सारा व्यापार किसी एक शब्द के ऊपर खड़ा है, तो उसका नाम क्या है? शेयरिंग। जब बाबा रामदेव योग सिखाते हैं और बीच में कहते हैं आओ भाई किस किस का वजन कम हुआ आके बताओ, होता कि नहीं होता? फिर वो बोलता है बाबा जी प्रणाम, आपके योग से, प्राणायाम से मैंने फलाना फलाना 10 किलो वजन कम किया है। तो ये क्या कर रहा होता है? माइक के ऊपर शेयरिंग कर रहा होता है। और उस शेयरिंग का प्रभाव बाबा जी के व्याख्यान से ज्यादा होता है। यस और नो? आपके बारे में आपसे ज्यादा तीसरा आदमी, आपका क्लाइंट ज्यादा अच्छा अपना फीडबैक दे सकता है। आप तो बोलेंगे
कोई क्लाइंट ये कह दे फोन करके, वाह अजय त्यागी बहुत बढ़िया एजेंट है, कमाल है, कमांड है, तो फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप हमेशा जब भी अवसर मिले शेयरिंग करने का, किसी और को बताने का, कुछ सिखाने का और सच का रास्ता चुनने का, तो उसको चूकना नहीं चाहिए। हमेशा कुछ देने का भाव रहना चाहिए जीवन में। तो अभी एक अवसर है, आप अपने बिजनेस की कोई आपने कोई ऐसी शेयरिंग हो जो दूसरों के भी काम आ सकती हो, तो आप यहाँ आके जरूर बताएं, जरूर आइए। शेयरिंग का एक नियम है, आप आएंगे, अपना संक्षिप्त परिचय देंगे, परिचय देके आप अपनी शेयरिंग करेंगे, और कोई पूछना चाहे शेयरिंग में तो उस बात को भी आप उसका भी आंसर देंगे। आइए। नमस्कार, मैं रेखा शर्मा ब्रांच 108 से हूँ। अभी जो लेटेस्ट घटना हुई कि एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा मैच्योरिटी के डेटा पे ज़्यादा, मेरी टेलीकॉलर मेरे उनको 6 महीने से बहुत ज़्यादा फॉलोअप कर रही थी। उन लोगों की अगस्त की मैच्योरिटी थी और हम उनको मई से ही फॉलोअप कर रहे थे। 2 भाई थे, वो काफ़ी दिन से फॉलोअप करते रहे, आ रहे हैं, आज आएंगे, कल आएंगे, और मेरी पहले ही निकाल रखी थी कि ये बहुत गिफ्ट लेकर चली गई थी उनके लिए, तो मैंने जाते दिया। तो कह रहे आप, मैंने सर कह रहे कि आपके ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप कितने महीने से हमें बोल रहे हो और हम आपकी बात को सुनते नहीं हैं। मैं कहा सर ठीक है, आप बड़े लोग हो, आपको 19 लाख रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें तो नहीं है। मैं कहा आज आपके सुबह भाई, ठीक है मैडम। वो 5 मिनट नहीं लगाए सर, आप मानोगे नहीं, 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है कि वो मेरे पास आके बैठे होंगे, टिक 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 करके 2 रेफरेंस दिए, मैडम कल 2 लाख रुपए का इनका आप कर दो, फटाफट एफडी कर दो, 50,000 की इनकी कर दो, और एक नंबर लो, ये मेरी अभी आप एनआरआई का बीमा करते हो? मैंने कहा बिल्कुल करती हूँ सर। ठीक है मैडम, एक 5 लाख रुपए साल का उनका कर देना। मैं कहा ठीक है, मैं आ गई, उन्होंने तुरंत हो गया मेरे पास। अगले दिन कैश आ गया उनका, कहते कैश हो जाएगा, मैंने कहा हाँ हो जाएगा। अगले दिन फिर मैंने कहा सर वो रेफरेंस नहीं आया जो 5 लाख रुपए का दिया। उन्होंने तुरंत मुझे उसी वक्त नंबर शेयर कर दिया। मैंने बात करी पार्टी से, सर 5 लाख रुपए साल का मासिक प्रीमियम आ गया। मेरा कहने का मतलब है सर, मैंने पेशेंस रखा और मुझे ये गारंटी था कि वो बड़ी पार्टी है, कुछ ना कुछ बीमा आएगा। मैं कहा सर आपके लिए कह रहे कि मैडम अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, हम लोगों का ना बैंक वाले इतना कर देते हैं कि ऊपर तक गला तक भर रखा है अभी सर, लेकिन मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी सर। जब आप नहीं जाओगे तो बैंक वाले जाएंगे। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कैसा कुछ क्या लगा है शेयरिंग से? शेयरिंग का मतलब एक ही है, हरकत में बरकत है। और सर मैंने आपने उस दिन जो 3 पीपी लगाए थे सर, मैंने अपने घर पे लगा दिए। लास्ट थोड़ा सा मेरे 2-3 फॉलोअप में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मुझे बुला नहीं रहे थे सर, मैंने घर पे लगा दिया। 3 चीजें मेरे बस में, 3 चीजें हाँ। नहीं सर, डेली मैं देख के मतलब मैं नई ऊर्जा मेरे साथ सुबह होती है, क्योंकि रोज रिजेक्शन तो मिलती है हमें, लेकिन नई ऊर्जा जरूर आती है सर। वो मैंने अपने बिल्कुल बेडरूम में भी लगा दिया और ऑफिस में। रेखा आप कमाल हो, और यही गीता है जो मैंने बताया था उस दिन। हमारे हाथ में केवल 3 बातें। कौन था लास्ट क्लास में, मेरी क्लास में कौन था? आप लोग कोई भी नहीं था? ओके, सब थे ना? हाँ, तो वो 3 बातें हैं। कौन कौन सी बताई थी? पुरुषार्थ, दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रतीक्षा, चौथी कोई बात हाथ में है नहीं। और इन 3 बातों को 100% कमिटेड होके करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही। विकास भारद्वाज साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज, ब्रांच 11P, लियाफी का ऑल इंडिया का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं कई दिन से है ना मेदांता हॉस्पिटल जा रहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ एडमिट थे, उनका बाईपास सर्जरी हुई थी और कल उनकी छुट्टी हुई। तो कल मैं सुबह से वहीं था और मैं अपने साथ 50 पेन लेके गया। 50 पेन मैंने वहाँ जाके स्टाफ को बांटे, लोग ले नहीं रहे थे। मैंने कहा ये रिश्वत नहीं है, ये मेरा ऐड है, मेरा एडवर्टीजमेंट है। और उसमें से 5-4 लोगों ने मेरे को इंक्वायरी करी है। कल रात की बात है और आज मतलब कल शाम तक मेरे पास है ना 5-4 आदमियों के फ़ोन आ गए। आगे फॉलोअप करेंगे, काम मिलेगा। अगर इस तरह से फॉलोअप करेंगे, कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, वहाँ पर जाके कुछ ना कुछ अपना इंट्रोडक्शन तो दें, अपना विजिटिंग कार्ड तो दें। अगर देंगे तो काम मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो 4 दिन बाद मिलेगा।
यही मेरी शेयरिंग है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है। थैंक यू सर। पुरुषार्थ वही बात है, करते रहिए। और कोई है, किसी को बोलना है? यस चाचा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश अरोड़ा, ब्रांच 11 वाई नजफगढ़। मेरे पास एक बच्ची का फोन आया। शी इज 39 ईयर ओल्ड। 4 दिन पहले आया था और उसका 10 साल का बेटा है और उसने मेरे को बोला मुझे जो है ना इसके लिए कुछ करना है और म्यूचुअल फंड बताओ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई म्यूचुअल फंड क्यों करना? कहता बच्चे के लिए चाहिए। मैं कहा किस चीज़ के लिए चाहिए? एजुकेशन के लिए चाहिए या आपको उसके मैरिज के लिए चाहिए? किस काम के लिए चाहिए? कहते एजुकेशन के लिए 4-5 साल बाद चाहिए। मैं कहा बेटर ये है अपने बैंक में एफडी कर दो, आरडी कर दो 5 साल के लिए, तभी आपका वो गोल पूरा हो पाएगा। तो उसके बाद मेरी बातें आगे बढ़ी तो मैंने उनसे ये पूछा, उसका नाम था शैली। मैं कहा शैली एक बात बताओ कि आप कब से काम कर रहे हो? तो 15 साल हो गए। सैलरी कितनी? कह 1.5 लाख रुपए महीना। मगर तेरे पास बैलेंस कितना है आज की डेट में? कहता है अंकल इकट्ठा होता है, शॉप पे चला जाता है, वो चला जाता है। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं कहा म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें 20 लाख इकट्ठा कर लोगे, वो भी किसी काम लग जाएगा या यूज हो जाएगा। 15 साल से आप काम कर रहे हो। मैं कहा वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आपने सुना है? कहते नहीं। मैं कहा आप अपने लाइफ में 20 साल 30 साल काम करोगे और बच्चे के लिए और परिवार को फीडिंग कर दोगे। यू आर टुडे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और एक दिन या तो आप अपनी कंपनी को नमस्ते बोलोगे या कंपनी आपको नमस्ते बोलेगी। तब तक आपका बच्चा भी 25 साल का हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा एंड यू विल बिकम डिपेंडेंट, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो बंद हो जाएगी। आपने इतने साल काम करने के बाद अल्टीमेटली यू विल बिकम डिपेंडेंट। क्या ये आपका वाइज डिसीजन है? क्या मतलब पूरे लाइफ आप काम करने के बाद 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे हो और उसके बाद 20 साल 15-20 साल के बाद आप जब रिटायर होगे या छोड़ोगे तो आपके पास डिपेंडेंसी तो आएगी। आर यू इंटरेस्टेड टू सी दैट लाइफ? कहते नहीं अंकल। तो व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट योर इंडिपेंडेंस? आपको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना है। जब आज आप अपने पति से मांगते हो पैसे, कहते नहीं। मगर अगर 20 साल बाद मांगना पड़ेगा, मांगना अच्छा लगेगा? कहती है नहीं। तो मैं कहा अपने लिए डालो ना। तो मैंने उसको कन्वर्सेशन, मैं कहा आपका मिनिमम खर्चा कितना हुआ? कह रहे 25-30 हज़ार तो चाहिए। मैं कहा 25,000 रुपये महीना मुझे देना, मैं तेरे को 15 साल के बाद होल लाइफ टाइम में आपको 25,000 रुपये महीना दूंगा। विल इट सूट टू यू? वो तो घूम गए अंकल, मैं तो आपने दिमाग घुमा दिया। कहता मेरे को आज मैं जो है ना, मेरे को संडे को मेरे को मिलो और मेरे से 3 लाख का चेक ले जाओ। सिंपल एक बात। वुमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। बहुत अच्छा, अच्छी शेयरिंग थी। एक बात समझिए आप लोग, मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला हिंदी कविता की वजह से, इंश्योरेंस की वजह से नहीं। अमेरिका में इंश्योरेंस बेचना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। कनाडा में आसान है कि मुश्किल है? आसान है। क्यों आसान है और इंडिया में मुश्किल क्यों है? इंश्योरेंस अवेयरनेस
जितनी इन देशों में है, डेवलप कंट्री में है, डेवलपिंग कंट्री में नहीं है। मैंने रिसर्च किया ऐसा क्यों है, तो ध्यान में आया कि वहां पर कंपलसरी एक सब्जेक्ट, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, आर्टिस्ट हो, सबको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे भाई अमेरिका में डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल की पढ़ाई के अंदर इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का एक टॉपिक सबको ही पढ़ना पड़ेगा। भारत में ऐसी व्यवस्था है क्या? मुझे बताइए, है क्या? तो हमको बार बार जाके लोगों को नोक करना पड़ता, करो करो करो। हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत है हमारे देश के अंदर, बोला जो होगा देखी जाएगी। इंश्योरेंस तो ऊपर वाले ने कर रखा है, तो हमको थोड़ा सा और ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे बीच में पुनीत जैन कुछ कहना चाह रहे थे मेरे विचार से। आओ पुनीत भाई, क्या समय क्या होगा, टाइम भी देखते हैं, कभी भाई साहब के लिए टाइम बचेगा, कर लेंगे। थैंक यू सर, आपने मौका दिया बोलने का। अभी कुछ दिनों से हमारा क्या है कि हम लोगों से मिलते नहीं हैं। जो लोग हमें जानते हैं कि हम इंश्योरेंस करते भी हैं, या कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि कुछ पहले किसी रीज़न की वजह से खफा हैं, मतलब कॉन्टैक्ट टूट चुका उनसे हमारा। अब मैंने किया क्या है कि लोगों से मिलना शुरू करा है। लोगों के पास चले गए, क्लाइंट्स के पास चले गए, मिलने चले गए। जो हम काम बिल्कुल नहीं करते, जाके मिलते हैं, बात करते हैं, हाँ जी, आगे चीज़ें निकलती हैं। जैसे अभी मैं कल ही एक क्लाइंट से मिल के आया, कम से कम उसका जीआई का पोर्टफोलियो है, 25 लाख का पोर्टफोलियो है। जैन साहब आप आए हो, चलो ये मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी लो, इसको आप देखो। आप हम सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अपने ऑफिस से निकलते नहीं लोगों से मिलने के लिए। क्लाइंट्स जो क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरेंस मिलते हैं, खाली उसी पे काम करते हैं। जो लोग हमें जानते हैं, कहते हैं अच्छा काम करते हो, सर्विस सब कुछ है, जब तक लोगों से मिलके नहीं आओगे, बात नहीं करो, तो काम कैसे चलेगा हमारा। लास्ट एक हफ्ते से लगभग मैं 3-4 क्लाइंट्स के पास गया हूँ, मतलब अच्छे क्लाइंट्स हैं, अच्छा बिजनेस जीआई का। जाते हम बात नहीं करते कि इंश्योरेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हम बात नहीं करते, बस मिल के आते हैं खाली, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, उसके बाद बात करेंगे आपसे, बस सर। चलिए मैं अपनी शेयरिंग कर देता हूँ। मेरे आखिरी मुझे करनी तो कोई करेगा क्या? नो। और मैंने कल परसों अपनी ब्रोकिंग कंपनी का एक बड़ा प्रीमियम कल मैंने कलेक्ट किया है। 1.5 करोड़ रुपए का चेक लिया है। एंड ये कोई ताली की बात इसलिए नहीं है कि जब आप इस समुद्र में कूदेंगे तो ये आपको पिनट लगेगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। अभी हम लोग, मैं जिस जमाने में LIC में आया था 1989, उस समय में हम लोग 25,000 रुपए का प्लान बेचते थे क्वार्टरली मोड में। तो पिटपा क्या कर दिया, कमाल। याद है सुरेश जी, ये स्थिति थी। हाँ, मजा। अरे आज तो कमाल हो गए। अब हाँ, 10,000 5,000 की पॉलिसी मिलती थी, 50,000 की पॉलिसी बेच दी। ओ तो डिवीजन में हल्ला होता था, क्या कहने। अब जमाना क्या आ गया, समय शोर पे कंपटीशन होते थे। अब जमाना क्या आ गया। अब 1.5 करोड़ का प्रीमियम लाने के बाद भी लगता कुछ नहीं है, खास बात नहीं है यार, ये तो चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, इंश्योरेंस को एक एंगल से मत देखिए, ये वास्ट सब्जेक्ट है। मुझे अगर इस क्लास ने मौका दिया तो मैं एक इंश्योरेंस का फ्यूचर क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा एक दिन। हम लोग असल में चूहे की तरह हैं। हमको लगता है कि LIC ऑफ इंडिया ये सब कुछ है, ऐसा नहीं है। दुनिया कुछ और है। बिकॉज हम लोग जिस जनरेशन के यहां पर बैठे हैं, हमने LIC के अलावा कुछ किया नहीं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? हमने अभी 7-8 साल पहले उसमें GIC को जोड़ा, उसके बाद म्यूचुअल फंड को जोड़ा, लेकिन हम कोर LICian हैं।
यस और नो, कोरिलेशन है। तो अब समय बदल रहा है, जिस गति से समय बदल रहा है, आप समझिए आने वाला युग क्या होगा। आज के जो वक्ता हैं वो मेरे छोटे भाई भी हैं और एक बड़े इंसान हैं, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मैराथन उनका पैशन है, दौड़ लगाते हैं वो, सुबह उठ के घर से दौड़ने निकल जाते हैं, जनूनी आदमी है वो। और इंश्योरेंस में ना केवल वो कंसल्टेंट हैं, एक अच्छे ट्रेनर भी हैं। बहुत सारे सेशन इससे पहले भी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन अजय त्यागी साहब के सुने हैं। अजय त्यागी की खूबी यह है कि वो मित्रों के मित्र हैं, यारों के यार हैं। और घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटिया फिल्म इंडस्ट्री में एक्सेल कर रही है, बम्बई में है इस समय। बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर बहुत बड़े पैकेज के ऊपर उसने ज्वाइन किया है अभी। यही एक पिता का दायित्व होता है कि दोनों बच्चों को वो उनको शिक्षित और दीक्षित करके आकाश की ऊंचाई तक ले जाए। ऐसा अजय भाई ने किया है, नहीं तो ये काम कई बार हम लोग ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो एक अच्छे पेरेंटिंग की भूमिका में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं कि आज का सब्जेक्ट जो असेट, अंडरस्टैंडिंग असेट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उस पर वो आज हमसे बात करने वाले हैं। और इसके आखिर में एक सेशन क्वेश्चन आंसर का भी उन्होंने कहा है कि मैं आज करूंगा। आपके जो सवाल और जवाब होंगे तो वो अति महत्वपूर्ण है। हम लोग एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, हमको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना आप काम अधूरा करेंगे। आप डॉक्टर हैं तो मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये अच्छा सब्जेक्ट है आज, अंडरस्टैंड असेट। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बार उनका स्वागत करें, तालियां बजाएं और बुलाएं श्री अजय त्यागी साहब। नमस्कार दोस्तों, परिचय में राजेश भाई ने बहुत कुछ बोल दिया, पर मेरा परिचय इतना ही है कि मैं इनकी परछाई में भी कहीं नहीं समाता हूँ, ठीक है ना। ये खुद बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए मेरी तारीफ में मैं इनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मेरे को ये जैसे लोग मिले, मेरे गाइड मिले, मेरे मेंटर मिले, और तो मैं कुछ लाइफ में अच्छा हो गया। मैं नहीं कर पाया, अच्छा हो गया, ठीक है ना। मैं हृदय से आभारी हूँ अपने सभी मेंटर्स का और आप लोगों का भी, जो आप मेरे को सुनने के लिए आपने समय निकाला है। वीकेंड पे बहुत सारे काम होते हैं, इंश्योरेंस एजेंट को तो बहुत ही काम होते हैं, नहीं भी काम है तो भी उसे बहुत काम है, ठीक है ना। कई बार वो मतलब क्लाइंट से नहीं मिलना, लेकिन काम बहुत है उसे, और उसके बावजूद, और आप तो सब कामयाब लोग यहाँ बैठे हो, मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज समय निकाला है। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। बच्चों के बारे में राजेश भाई ने बोला, दोनों बच्चे भगवान भोलेनाथ की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से सेट हो गए हैं। अब मेरे को जो काम करना है वो अपने पैशन के लिए करना है, और पैशन में आके जो काम करते हैं तो फिर हम ढंग से काम करते हैं। पैशन का वर्ड भी आज हमारे सेशन में आएगा, तो उसे भी मैं यहाँ जिक्र कर दिया, एक तरह से एनरोलमेंट ही होगी। आज का हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग एसेट्स। इसे थोड़ा मैं इंटरेक्टिव रखूंगा क्योंकि आज कम लोग हैं ना। तो राजेश भाई हमेशा बोलते हैं कि जब ज़्यादा लोग हों तो समझ लो मैं कौरवों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो 100 भाई थे, और जो कम लोग हैं तो समझ लो मैं पांडवों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम पांडव लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, तो ऑब्वियसली चर्चा बहुत अच्छी होगी। मैं इसे इंटरेक्टिव रखूंगा, आप बीच में भी मेरे से कहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप पार्टिसिपेट करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो हम
बात करेंगे। ये किन्हीं कारणों से हम पीपीटी नहीं चला पा रहे, नहीं तो मेरे पास बहुत प्रॉपर पीपीटी मैंने इसकी बनाई हुई है। आज नहीं वो मैं यदि ऐसे कर लूँगा तो मेरे को देखने में प्रॉब्लम आ जाएगी। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो हमें किसी भी काम को करने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, हिंदी में बोले तो उद्देश्य डिसाइड कर लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उद्देश्य डिसाइड किस लिए करना चाहिए? उसका एक ही रीजन है, एक तो हमारा फोकस रहता है, एक हमारे रिसोर्सेज। मान लीजिए आपने उद्देश्य डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस महीने एमडीआरटी का प्रीमियम देना है, तो आपका इधर उधर का नहीं सोचेंगे। एमडीआरटी करनी है तो एमडीआरटी करनी है। कई आजकल जैसे देवोत्थान एकादशी है तो शादी ब्याहों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग पे रहेंगे, क्लाइंट मीटिंग पे रहेंगे, उसी पर रहेंगे, क्योंकि एमडीआरटी किसी की शादी में जाने से नहीं होगी, आपको क्लाइंट मीटिंग करने से होगी। चाहे शादी में भी जाओ तो वहाँ भी क्लाइंट मीटिंग करोगे आप, यदि आपका उद्देश्य क्लियर है। एक तो आपका उद्देश्य क्लियर होने से आप फोकस रहते हैं, दूसरा आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। ये शब्द आपने ये लाइन नहीं सुनी होगी, आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से। अब रिसोर्सेज, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या होता है? हमारा टाइम होता है, ठीक है ना। आप अपने टाइम का सही यूज कर पाओगे। आपका स्टाफ है, आपका स्टाफ कहता है कि अननेसेसरी किसी प्रोजेक्ट में लगा रखा है, उसको हटा के सिर्फ फोकस होकर कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट निकालो, ठीक है ना, मेरे लिए प्रेजेंटेशन बनाओ, ये बनाओ। या आपका यदि आप क्लाइंट मीटिंग भी करोगे तो आप उन्हीं से करोगे जिनसे क्लोजिंग होनी है, क्योंकि आप फिल्टर कर लोगे। आपके यदि 500 क्लाइंट है कि भाई इनसे प्रीमियम आ सकता है, सबसे वैसे ही नहीं जमस्ते। जैसे अब अभी आपने बोले कि आज कल जाके हाई हेलो ही कर रहे हो आप लोगों से, पुनीत जी ने आज ये बोला था ना। तो यदि आप टारगेट ले लोगे तो फिर आप हाई हेलो वाले क्लाइंट से नहीं मिलोगे कि हाँ यार इससे 2 बार ही बोलो, हाँ वो फिर उनसे मिलोगे। और उससे पर ये फिर उनमें भी आप सेग्रीगेट करोगे, इससे तो आज चेक आ ही जाएगा, मैं जब बोलूँगा तो चेक उठ जाएगा, फिर उसी से उठाओगे। उससे पता कि यार ये पोस्टपोन कर सकता है, अगले हफ्ते के लिए जा सकता है, तो इसे छोड़ आप दूसरे से मिलते हैं, इससे अगले हफ्ते ही मिलेंगे फिर। तो आप अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी एफिशिएंटली यूज कर पाते हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव का अर्थ है। तो जिंदगी में हर काम करते वक्त आपका ऑब्जेक्टिव होने, आपको यहाँ आना था, आज भी ऑब्जेक्टिव था ना, तो आपने टाइम से उठे, आपने टाइम का इस्तेमाल करा। हो सकता है आप किसी और काम में बिजी रहते हो, भजन कीर्तन में सुबह के टाइम ऐसे ही होता है या कुछ में, वो आपने उस प्रोजेक्ट को वहाँ से हटाया दिमाग से, क्योंकि यहाँ पहुँचना है तो यहाँ के हिसाब से आप चले। आपने गाड़ी भी ऐसी जगह लगा, जैसे मेरी बिल्डिंग में क्या पार्किंग ऐसी है, कई बार कोई मल्टीपल उसमें लोग रहते हैं, किसी की गाड़ी अड़ जाती है, तो मैं 6:30 बजे आज नीचे था, 3 गाड़ियाँ अड़ी हुई थी, तो उनको जगाया, सुबह सुबह निकाल लिया। तो मैंने अपने रिसोर्स का, टाइम का सही यूज़ करा ना। और यदि मेरे को नहीं आना तो मैं क्या जरूरत है, 9 बजे निकाल लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप अपने रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव होने से आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा, हम कुछ एसेट की क्लास को डिस्कस करेंगे आज, किसका हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ मैं आपके साथ स्ट्रेटजी, कुछ रणनीति तैयार करेंगे मिलके। आप मैंने तो बनाया हुआ है, पर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस एसेट की समझ को हम अपने बिजनेस में कैसे यूज कर पाए। सही रहेगा? इससे आगे कुछ और चाहिए तो अब मेरे को एसेट का डेफिनेशन चाहिए। देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने एमएससी बीच में छोड़ी थी केमिस्ट्री से, ठीक है ना। तो मेरे को इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का कुछ नहीं पता था जब तक मैं पढ़ता था, और आज तक भी नहीं पता है। जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है ना। तो उसकी मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूं, उसकी डेफिनेशन किताब के हिसाब से हो सकता है गलत हो, मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एसेट किसे बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं हिंदी में। सर जवाब दीजिए, इंटरैक्टिव रखना। एक्सपीरियंस एसेट बोलते किसे हैं? मैंने एग्जांपल नहीं पूछा। कोई सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन कमाया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्यूमुलेट हुआ है, वो सब एसेट। एसेट कह सकते हैं। आप कुछ बताएंगे सर? एसेट कोई भी बोलिए, ओपन सो रहा है, आप गलत हो। प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी जिसकी कोई कीमत हो, प्रॉपर्टी टाइप की कोई प्रॉपर्टी से मतलब कुछ भी हो सकता है एसेट में, जिसकी कोई कीमत हो। जिसकी कोई कीमत है, आपका मतलब कि एक फाइनेंशियल वैल्यू जिस चीज की है वो हमारा एसेट है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो फाइनेंशियल वैल्यू होती है ना, साख बोल देते हैं उसे बाजार में कि भाई मार्केट में इस बंदे की साख है। फाइनेंस, वो सही है जवाब आपका, वो एक एग्जांपल है। गुडविल हुआ। एसेट होता क्या है? एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं अब जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र के लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, ये मेरा एसेट है।
वो आपका ब्रांड है सर, वो भी एग्जाम्पल हो गया। गुडविल ब्रांड कुछ भी हो गया ना, वो आपका ब्रांड है, बनाया आपने, लेकिन उस एग्जाम्पल नहीं, वो डेफिनेशन नहीं हुई ना उसकी। ऐसे जो चीज हमने चल अचल, चल में जो कैश सोना, अचल में संपत्ति, तो वो आदमी पे कितनी है? ये विशाल जी के लिए तालियां बजाइए ने कुछ हद तक एग्जाम्पल सही दिया है। एसेट कोई भी ऐसी फाइनेंशियल अकुमुलेशन एकत्रित किया हुआ जो आपकी फाइनेंशियल वैल्यू को डिफाइन करता है या वो आपको इनकम देता है, वो एसेट है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसमें आपका गोल्ड भी हो सकता है, इसमें आपका स्टॉक भी हो सकता है, इसमें आपका गोल्ड मतलब एफडी भी हो सकती है, आरडी भी हो सकती है, सब एसेट है। आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है, ठीक है ना, या इनकम में हेल्प करता है। आपका ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे इनकम नहीं देता लेकिन इनकम में हेल्प करता है। आपकी गाड़ी, हम तो बिजनेसमैन है ना, हमारी गाड़ी हमारा एसेट है, ठीक है, हमारे लिए। हो सकता है हमारी बुक्स में वो लायबिलिटी हो क्योंकि लोन पे ले रखी है, लेकिन गाड़ी के बिना हम मूव नहीं करेंगे तो कमाई कहां से होगी। तो ये सब हमारे एसेट होते हैं। ये एसेट मेरी जो समझ के हिसाब से एसेट इज एनीथिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ गिविंग इनकम, व्हिच हैज गॉट वैल्यू और व्हिच कैपेबल ऑफ गिविंग कंफर्ट टू अस। अब मेरे को एसी है, घर में लग रहा है, एसेट तो है, एसेट है। वेल डन, बहुत बढ़िया, सही डेफिनेशन दी अरोड़ा जी ने। गाड़ी है वो हमारी क्या घर के लिए रखी है और कंफर्ट तो देनी है, और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है, वैल्यू भी है। हाँ, चाहे वो डेप्रिसिएटिंग भी हो सकता है। कई बार क्या होता है उसको, मतलब कई ऐसी एसेट है जो विच आर कैपेबल टू जनरेट यू से और मल्टीप्लाई द। ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने जो अपने हिसाब से बनाया, एसेट इज एनीथिंग विच गिव्स अस इनकम और हेल्प अस टू क्रिएट इनकम। जैसे एसी, गाड़ी, ये भी मान लेना, तो हमें कंफर्ट देते हैं तो हमें आराम मिलता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को हम एसेट कहते हैं, जो हमारे इनकम क्रिएट करता है और जो हमें इनकम क्रिएट करने में हेल्प करता है। एसेट को थोड़ा सा और वैसे भी बोल देना, फाइनेंशियल टर्म्स में बोलें तो एसेट वो चीज होती है जो आपको इनकम क्रिएट करता है, और लायबिलिटी इसका उल्टा है। लायबिलिटी का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं, हालांकि लायबिलिटी से कोई लेना नहीं, जो हमारी इनकम को कंज्यूम करता है। लायबिलिटी बेसिकली हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं भाई किसी के छोटे बच्चे हैं तो वो लायबिलिटी है जब तक वो पढ़ लिख के कामयाब ना हो जाए, ठीक है ना। आपके घर का खर्चा आपकी लायबिलिटी है, आपके बिल्स, यूटिलिटी बिल्स आपकी लायबिलिटी है, आपके होम लोन की आपकी ईएमआई आपकी लायबिलिटी है। रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है आप, उसमें बोलता है कि हमें लगता है यंग आजकल हम होम लोन पे मकान ले लेते हैं तो हमें लगता है ये हमारा एसेट होगा, नहीं, वो आपकी लायबिलिटी है जब तक कि लोन चुकता ना हो जाए। आपकी गाड़ी यदि लोन पर है तो वो आपकी बुक्स में आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी इनकम को खाता है। लोन क्या है? लोन आपका आपकी फ्यूचर की इनकम आप आज यूज कर रहे हो तो वो लायबिलिटी होगी। भाई मैंने 20 साल का लोन लिया तो 20 साल तक मैं कमाऊंगा, उसकी चुकता करूंगा, तो ये चीज है। एसेट हमारा वेल्थ क्रिएट करता है, लायबिलिटी हमारी जो वेल्थ को इरोड करती है, खाती है, और एसेट हमें फाइनेंशियली फ्री करता है, हमें मुक्त करता है, मतलब पैसे की चिंता से, और लायबिलिटी हमें फाइनेंशियली फंसाती है। ये मैंने अपने सेशन में इसलिए डाला लायबिलिटी का वर्ड कि लायबिलिटी को हमें कम से कम करना चाहिए अपनी लाइफ में। लायबिलिटी कोई भी वो आपको आपकी, मैं मानता हूं आज के डेट में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या मानसिक अवसाद के केस आते हैं ना, इनमें मेरा मानना मोर देन 60% केस ईएमआई की वजह से होते हैं। आपकी 15,000 की ईएमआई है, आपका काम आज की कमाई नहीं चली, आंख खुलते ही 500 रुपए के कर्जदार हो, ठीक है ना। ज्यादातर केस इसलिए ईएमआई से जल्दी छुटकारा पाइए। आप ईएमआई बांधिए, लेकिन आप आरडी कीजिए, आप एफडी कीजिए, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कीजिए, उसकी वो आपको एसेट क्रिएट होगा वो वहां से। अब एसेट जो है ना, समझ में आ रहा है ना, मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब एसेट भी दो प्रकार के होते हैं। अभी विशाल जी ने बोला था कि कुछ चल और अचल संपत्ति का जिक्र करा था, ठीक है ना। अब उसे अचल संपत्ति को आप बोल सकते हैं, अचल संपत्ति भी, ये दोनों के दोनों प्रकार जो है ना, ये हमारे टेंजेबल एसेट्स हैं। टेंजेबल एसेट्स क्या? टेंजेबल क्या चीज होती है? फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी।
जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, काइनेस्थेटिक जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना भाई, सेंस ऑर्गन हमारे आंख है देख सकते हैं, नाक है स्मेल कर सकते हैं। जैसे आप परफ्यूम है उसे आप वो आपका फिजिकल एसेट, परफ्यूम भी बहुत लाखों लाखों रुपए के परफ्यूम होते हैं। अभी दुबई गया मैंने देखा तो मैंने कहा वो भी एसेट ही है ना, लोग उड़ा देते हैं उसे ऐसे ही लगा के। ठीक है, आप उसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो वो आपके होते हैं टेंजेबल एसेट्स, वास्तविक एसेट्स। इसमें आपके टेंजेबल एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, आपकी कार आ जाती है, आपका गोल्ड आ जाता है, आपके मतलब जो भी एक शेप में है या कागज पे है वो आपका टेंजेबल एसेट है। हाँ, वो सब टेंजेबल एसेट्स हैं। हम हालांकि बोलते हैं इंटेंजेबल एसेट्स हैं, लेकिन यहाँ इस सेशन के हिसाब से वो जो भी कागज में लिखा हुआ है वो आपका टेंजेबल एसेट्स है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो लिखी हुई है ना उसको हम मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, वो टेंजेबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजेबल एसेट्स वो होते हैं साहब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हैं और हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ इंटेंजेबल एसेट्स। सामने वाले को उसका इंटेंजेबल एसेट्स जगाना है, दिखाना है। यदि हमने ये जगाना सीख लिया ना तो काम की कमी नहीं है आपके पास। उसके बारे में अब ज़्यादातर यहाँ से आगे चर्चा इंटेंजेबल एसेट्स की रहेगी, थोड़ा सा हम टेंजेबल एसेट्स के बारे में वैसे पढ़ेंगे। वैसे हम एग्जांपल देखें तो टेंजेबल एसेट्स के प्रकार हम आपको बता देते हैं। जैसे इसमें हम कैश को काउंट कर सकते हैं, आपकी जेब में कैश है वो टेंजेबल एसेट्स है। फर्नीचर है, फिक्सचर है, आपकी प्लांट, किसी की फैक्ट्री है, अब आप क्लाइंट के साथ आते हो, उसकी प्लांट एंड मशीनरी, वो सारा का सारा टेंजेबल एसेट्स है। स्टॉक है उसका रॉ मटेरियल का या फाइनल प्रोडक्ट का, वो सारा का सारा टेंजेबल एसेट्स है। उसकी गाड़ियां हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हैं चाहे वो प्राइवेट यूज के लिए, वो सारे के सारे टेंजेबल एसेट्स हैं। बिल्डिंग है, और स्टॉक में बोल दिया इक्विपमेंट्स हैं, कुछ यंत्र हैं उसके पास, या कंप्यूटर, जो भी मतलब गैजेट्स हैं उसके पास, वो सारे के सारे टेंजेबल एसेट्स होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। इंटेंजेबल एसेट्स कैसे होते हैं? अब इसमें मैंने इंटेंजेबल एसेट्स का भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके चलते हैं। जैसे किसी ने पेटेंट कराया है, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसका पेटेंट करा लिया, तो पेटेंट जो है वो इंटेंजेबल एसेट है उसका। ये वैसे भी कोई लोगो है, अब मैंने वे2 समृद्धि के काम से काम कर दिया, राजेश भाई ने बीमा ब्रोकर के कंपनी बनाई, बीमा ब्रोकर लोगो है, वो इनका इंटेंजेबल एसेट्स है। ठीक है ना। कॉपीराइट है, आपने कोई किताब लिखी, कोई काव्य संग्रह राजेश भाई ने छाप दिया, तो वो राजेश भाई का इंटेंजेबल एसेट हो गया। ब्रांड वैल्यू, जैसे सर आपने बोला था विकास जी ने कि मेरे मोहल्ले में मेरे को मेरे नाम से जानने चाहिए लोग बाग, तो विकास भारद्वाज का इंटेंजेबल एसेट, उसे ब्रांड बोल सकते हैं। या ब्रांड, जैसे आज भी देख लीजिए कि हम 50 साल के हो गए, दुनिया भर के ब्रांड आ गए, लेकिन आज भी हमारी उम्र के लोग या मेरे से बड़े उम्र के लोग यदि पेस्ट करते हैं तो कोलगेट ही करते हैं, चाहे फ्लोरेंस कर रहे हैं, चाहे क्लोजअप कर रहे हैं, चाहे वो दंत कांति कर रहे हैं, वही बोलते हैं कोलगेट कर रहा हूँ यार अभी जब बात करूँगा। हाँ, सब सर्फ यूज करते हैं, चाहे वो टाइड कर रहे हैं, चाहे निरमा कर रहे हैं, क्या सर्फ लेने जा रहा हूँ। और यहाँ तक कि तो मैंने तो गांव में रहता था, एक बंदा ये बोल रहा था मैंने ट्रैक्टर की LIC कराई है। हाँ, मैंने ट्रैक्टर की LIC कराई है। तो ये ब्रांड वैल्यू होती है कि आप उसके हिसाब से होते हैं। या कोई आपने सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है, या कोई आपने ऐसी चीज बनाई है कि अपनी डेवलपमेंट है, उसे कोई किसी के पास मिलेगी नहीं, यूनिक चीज, या डिजाइनर चीज बोल देने से। ठीक है ना। आजकल डिजाइनर कपड़ों का फैशन है कि आपने जो पुनीत ने जो शर्ट पहन ली पूरी दुनिया में किसी के पास होगी नहीं, लेकिन वो देगा डिजाइनर इन्हें 1 लाख रुपए की कि जी एक शर्ट बनाइए, दूसरी नहीं बनाऊंगा ये, तो वो आपका वो हो जाता है, मतलब उसका डिजाइन की वैल्यू हो गई वो। कस्टमर डाटा आपका इंटेंजेबल एसेट है। आपके पास 100, 200, 500, 1000 कस्टमर होंगे ना, वो आपका क्लाइंट बेस जो है वो आपका इंटेंजेबल एसेट है। कोई ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर कराया हुआ है, और फाइनली गुडविल सर, वो आपका इंटेंजेबल एसेट है। इसमें यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को, कोई इनपुट देना चाहिए इसमें? अब टेंजेबल एसेट्स पर हम आ जाते हैं। ये तो मैंने दोनों के प्रकार बता दिए। टेंजेबल एसेट्स की क्या खासियत है? टेंजेबल एसेट्स की ये खासियत है साहब,
मतलब डेफिनेशन के हिसाब से इसका एक फिजिकल प्रारूप होता है, इसकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इसको देखा जा सकता है। और इसकी आपके अकाउंट्स की बुक में एक वैल्यू होती है फाइनेंशियली, भाई आपकी प्रॉपर्टी इतने की, आपकी कार इतने की, पिछले साल इतने की डेप्रिशिएट होकर इस साल इतने की रह गई, आपका गोल्ड इतने का है, ठीक है ना, पिछले साल इतने था, अब रेट बढ़ गया तो ये हो जाए, तो फाइनेंशियली एक वैल्यू होती है। ये पेन है, ये पेन इतने का है, वो सब चीजें इसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है। और इसकी एक खासियत होती है, ये ट्रांजैक्शनल होते हैं, ये एक से दूसरे व्यक्ति को हम मालिकाना हक ट्रांसफर हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी किसी और के नाम हो सकती है या किसी और की प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकती है, ठीक है। आपका मतलब कोई भी जो एसेट है, जो टेंजेबल एसेट है, उसको हम लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शनल हो सकती है और ट्रांसफरेबल हो सकती है। ये भी एक मतलब यदि ट्रांजैक्शन होगी तो फिर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी उसकी। और इसके टाइप होते हैं दो तरह के। ये अब ये जो मैंने आपको एसेट बताए थे ना, टेंजेबल एसेट्स जितने भी थे, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, मशीन, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजें, ये इनके दो तरह के, एक फिक्स्ड एसेट होते हैं और एक करंट एसेट होते हैं। फिक्स एसेट होते हैं जैसे आपका प्रॉपर्टी हो गई, ज्वेलरी हो गई, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब फिक्स्ड है, एक जगह रहेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। और जो करंट एसेट होते हैं जो चलते रहते हैं, जैसे आपकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल है वो आपका करंट एसेट है। और या शॉर्ट टर्म जो लोन्स होते हैं जो आपने दिए हुए हैं, आप पर नहीं, भाई आपने मेरे को ब्याज में पैसा दिया हुआ है तो वो आपका एसेट हो गया ना। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो आपका करंट एसेट है, वो आज आपका एसेट है, क्योंकि आज मेरे पास पैसा है तो मैं ब्याज दे रहा हूं, कल को मैं वापस कर दूंगा तो आपका वो एसेट नहीं रहेगा, फिर वो मतलब वो अर्निंग एसेट नहीं रहेगा, एसेट तो रहेगा, वो सब चीजें रहेंगी। फिर आ जाते हैं हम इंटेंजेबल एसेट्स। आगे बात हमारी इसी पर थोड़ी लंबी चलेगी, इसमें मैं आपसे इंटरेक्शन चाहूंगा भी, क्योंकि टेंजेबल एसेट्स में हम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते, ठीक है ना। वो जनरली वो तो हमारे लिए ऑब्जेक्शन हो जाता है कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, इतना गोल्ड पड़ा है, इतने स्टॉक पड़े, उसमें क्या करना है यार, मुझे क्या करना। इंटेंजेबल एसेट्स की जो फॉर्म होती है साहब, कोई फॉर्म नहीं होती, वो सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। और इंटेंजेबल एसेट ही जो आपको कटिंग एज कंपटीशन होता है ना, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इंटेंजेबल एसेट, आपका इंटेंजेबल एसेट ही आपको इस कंपटीशन से बाहर लेके जाता है। जो गुडविल की आपने बात करी, एक एग्जांपल है उसमें गुडविल का। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, अभी अब सब पुराने एजेंट बैठे हैं कि पॉलिसी करानी तो रेखा मैडम से करानी है यार, हमें किसी और से करानी नहीं है, वो तो रिबेट नहीं देती, कोई दिक्कत नहीं, करानी उसी से। ये आपको कंपटीशन से कौन सी क्वालिटी आपको बाहर लेके, जबकि दूसरे वाला 50% भी देने के लिए तैयार होगा। तो ये आपका इंटेंजेबल एसेट ही आपको उस कंपटीशन से बाहर लेके जाता है, आपको यूनिक बनाता है। सारी चर्चा करूंगा उस बारे में कि क्या है, कैसे है, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, लेकिन एक गलत बात है इसकी ना, अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो होता है अकाउंट्स में। इंटेंजेबल एसेट्स आपके गुडविल का या कुछ का, वो कोई लिखता नहीं सीए कि भाई इसका इतने कितने इंटेंजेबल एसेट है, ये वाली एसेट है। और एक और है, ये नॉन ट्रांसफरेबल है साहब, आप इसे अपने चहेते व्यक्ति को भी नहीं दे सकते। आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने मित्र को ट्रांसफर करना चाहें, आपके भी हाथ में नहीं है, इसको ट्रांसफर करते हैं। हम सब पुराने लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं गांव में पढ़ता था, मेरे पिताजी बोलते थे बेटा पढ़ ले, क्यों, हम 5 भाई हैं, थोड़ी सी जमीन खेती की थी, कि पढ़ लेगा ना तो इस पढ़ाई के, बड़े बूढ़ों ने बोला है कि पढ़ाई के एक तो ना तो इसे कोई चोर चोरी कर सकता आपकी पढ़ाई को, ना आपका भाई बंटवारे में बांट सकता है, और ना राजा इस पर टैक्स लगान लगा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ ले। और वास्तव में बता रहा हूं, आप देख लो कि इसमें कोई कर ही नहीं सकता आपकी, वो पढ़ाई को बोलते थे, मैं यहां इंटेंजेबल एसेट्स को वही चीज बोल रहा हूं। इस पर आपका एक अधिकार है, आपकी मोनोपोली आपके एसेट पर, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए इंटेंजेबल, अब जो आज से हमने डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हम एफपीआरटी में क्या करते हैं, हम अपने एजेंट भाइयों का इंटेंजेबल एसेट ही तो बढ़ा रहे हैं।
उनका कॉन्फिडेंस भी एक इंटेंजिबल एसेट होता है। हाँ, किसी भी टाइप की एजुकेशन, वो सारी चीजें आएंगी अभी। सर एक बात है, हाँ आप इंश्योरेंस करने जा रहे हो, हाँ कल आपको बेटा जाएगा इंश्योरेंस करने के लिए, हाँ आप जाओगे तो पार्टी हाथों चेक दे देगी, हाँ। बेटा जाएगा 10 साल पूछेगी, कल आना परसों आना, वो भी आपके लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, आप क्लोजिंग करते हो। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल मैं 100% एग्री हूँ आपकी बात से। अतुल जैन जी से मेरी बात हो रही थी अभी, तो कह रहे हैं कि मोनिका उनकी ईए है, कि मोनिका से तो वो कह देते हैं कि नहीं आपके बॉस से मिलना नहीं है, मैं फ़ोन करता हूँ तो मिलने के लिए हाँ कर देते हैं, कि आपके बॉस से तो मिलना ही नहीं है, वो आएंगे तो चेक ही लेके जाएंगे। सर सेम ऐसा होता है, पापा के जाते हैं, आप तो जाने दो चेक पकड़ो, मैं कहूँगा इसका क्या है कैसे नहीं है, आप बताना मेरे को, ये हाँ। करना, बस। वो आपके पापा के और आपके इंटेंजिबल एसेट्स का ही डिफरेंस है। आपको वो डेवलपमेंट लेके पापा के लेवल तक जाना है, ठीक है ना। कुछ उसमें एज का भी डिफरेंस रहेगा, टाइम भी रहता है, उसमें सब चीजें रहेंगी। किसी का डिफरेंस नहीं है, छुपाई पुलिस भैया समझनी पड़ेगी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर मेरे को आतुर। तो अभी चतुराई बढ़ाओ। ठीक है, विद्यामान राज ने बढ़ा रखी है, आपने बढ़ाई। चलो, इसकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती है। और सर इसकी एक वो मैंने बताया था, इसे आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। मुझे आपकी वो चाहिए, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक चल रहा है? कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं हो रही है कि भाई जो हम हमारे इंटरेस्ट की ना हो। बढ़िया चल रहा है। जैसे टेंजेबल एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक करंट एसेट बताए थे, फिक्स्ड एसेट बताए थे। ऐसे इंटेंजिबल एसेट भी दो तरह के होते हैं, ये आप ध्यान रखना। ये एक डेफिनिट एसेट्स होते हैं, एक इनडेफिनिट एसेट होते हैं। डेफिनिट एसेट्स वो होते हैं जो हमने इंटेंजिबल एसेट्स में रखे भी हैं, लेकिन उनकी एक फॉर्म होती है, उनका आकार वैसे तो नहीं होता, लेकिन पेपर पे एक फॉर्म होती है। इसमें रहते हैं जैसे आपका कॉपीराइट। अब यदि राजेश भैया ने कोई कविता संग्रह लिख दिया तो इन पर कॉपीराइट छप के आता है। एक भी बुक प्रिंट होएगी, बिकेगी, तो राजेश भाई को रॉयल्टी जाएगी, और मैं रॉयल्टी नहीं ले सकता उसकी। कॉपीराइट इतना बड़ा इंटेंजिबल एसेट्स है, अभी तो पता नहीं क्या वैल्यू है। मैं फिल्म इंडस्ट्री के दो बेटों का नाम लूंगा, आपको बताना है कौन सा अमीर है फाइनेंशियली। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन और किशोर कुमार का बेटा अमित कुमार। दोनों में कौन रईस? अभिषेक बच्चन। अमित कुमार ज्यादा रईस है, जबकि वो आपको कहीं दिखता भी नहीं है, क्योंकि किशोर कुमार ने इतने बिंदास और इतने शानदार गाने गा दिए, वो कहीं एफएम पर भी बजता है ना तो अमित कुमार को रॉयल्टी जाती है, चाहे 2 रुपए जाए। और वो कुछ कर भी नहीं रहा है, कर भी रहा होगा तो पता भी नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि वो सिंगर बना था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये कॉपीराइट की वैल्यू है, ये कॉपीराइट इतना बड़ा इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू है कि किशोर कुमार की रॉयल्टी जाती बेटे को है, लेकिन बेटे ने गाने गाने की कोशिश कर दी, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, अब उसे अपना ट्रांसफर नहीं हुआ, वो उसे एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। जो वैल्यू है वो किशोर कुमार की है। अमित कुमार को फाइनेंशियल राइट्स मिल गए, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट अपना तो डेवलप नहीं कर पाया ना, वो इतना बड़ा एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। जो कमाई आ रही है किशोर कुमार के गाने की आ रही है। तो मैं तो इसको नहीं कर रहा, मेरा यहाँ कहने का मतलब यह है कि कॉपीराइट इतना बड़ा टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। अमिताभ बच्चन दिखता है मिलेनियम का सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री में, पिछले 25 साल से टिका हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अमित कुमार जितना रईस नहीं है। दूसरा होता है सर, आपने कोई पेटेंट कराया हो, ट्रेडमार्क कराया हो, ठीक है ना, ये सब आपके ये डेफिनिट एसेट्स हैं जिनकी एक पेपर पे फॉर्म होती है। ट्रेडमार्क का और पेटेंट का सबका कागज पे फॉर्म होती है। और एक बहुत बड़ा डेफिनेट एसेट है, वो राजेश भाई उसमें मतलब जबरदस्त है, वो आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है, डेफिनेट टाइप का। आप एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हैं, कितने लोगों तक पहुंच जाती है, कितने लोग रिएक्ट करते हैं। ये चैरिटी 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देते हैं एक पोस्ट डाल के, तो ये इनका इंटेंजिबल एसेट ही तो है। तो ये आपका डेफिनेट टाइप के इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एक होते हैं इनडेफिनिट टाइप के इंटेंजिबल एसेट्स। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कोई बताएगा ना? अनिश्चित, ठीक है ना। इसमें जो हमें जो काम करना है वो इनडेफिनिट
पर देखो मैंने क्या बताया, पहले एसेट बताया, फिर टेंजेबल बताया, इंटेंजेबल बताया, फिर टेंजेबल में दो तरह के एसेट बताए, उसकी चार एग्जांपल दिए, फिर इंटेंजेबल में दो तरह के बताए, डेफिनेट और इनडेफिनेट, उसमें 4 एग्जांपल दिए। अब जो इनडेफिनेट एसेट है यही हमारे काम का है, इंटेंजेबल इंडेफिनेट एसेट। इसका ये पूरा इंटेंजेबल एसेट्स के डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ना तो इसका कोई आकार होता है, ना इसे महसूस कर सकते हैं, ना ये ट्रांसफर हो सकता है, ना ये पेपर पर होता है, ठीक है ना, और ना इसकी कोई वैल्यू होती है। इसमें सबसे पहला इंटेंजेबल एसेट होता है आपका टैलेंट। टैलेंट क्या है साहब? किसी काम को, जो भी काम आप कर रहे हो उसे कितने निपुणता के साथ करते हो, वो आपका इंडेफिनेट एसेट का। भाई देखो 300 नंबर फॉर्म बेच के भर के सबको बीमा बेचना है, इससे तो अलग कुछ नहीं करना था। 300 या 340 जो भी 360 है, जो भी होगा, 2 ही फार्म है LIC के पास प्रपोजल के, आपको वही फार्म भर के बीमा बेचना, वही फार्म भर के जो भी डिस्चार्ज वाउचर से मैच्योरिटी दिलानी है, 680 से आपको रिवाइवल करना है, सबका एक ही तरीका है। लेकिन फिर क्यों एक आदमी तो एक हर महीने MDRT कर देता है, एक आदमी की पूरे महीने में वो 12 केस भी नहीं हो पाते पूरे साल में? इसके टैलेंट पर ही तो डिफरेंस, टैलेंट का ही तो डिफरेंस है। टैलेंट के बाद आता है साहब, सॉरी इंटेलेक्ट। टैलेंट के बाद आता है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या होता है कि आप अपनी कितने आप एजुकेटेड है, कितने अपने डोमेन नॉलेज कितनी है आपको। डोमेन नॉलेज मतलब जैसे डॉक्टर है उसे मेडिकल की नॉलेज कितनी है, हम जो इंश्योरेंस एजेंट है तो हमें इंश्योरेंस की नॉलेज कितनी है, ये हमारा इंटेलेक्ट। कितनी हमने पढ़ाई कर रखी है, कितने हमने सर्कुलर पढ़ रखे हैं, कितने हमने किताब पढ़ रखी है, ये हमारा इंटेलेक्ट उससे डेवलप होता है। और इंटेलेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारा टैलेंट है। मैंने पहले इंटेलेक्ट बताना चाहिए था। इंटेलेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, हम अपनी विद्या को अपने कार्य में कितनी निपुणता के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा टैलेंट है। इस टैलेंट के साथ जब आप इंटेलेक्ट यूज कर लिया, टैलेंट यूज कर लिया, तो फिर कुछ चीजें आपके साथ आती हैं कि भाई आपने किस तरह से यूज करते हैं या कितना यूज करते हैं। मान लीजिए सेम कॉलेज से MBA पुनीत ने करी, सेम कॉलेज से MBA जॉनी ने करी, ठीक है, दोनों इकट्ठे एक जैसे ग्रेड आए, लेकिन जॉनी किसी दूसरे काम में चला गया, ये अपने इंश्योरेंस में आ गए, तो दोनों को अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो 10 साल बाद इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस पुनीत को ज्यादा होगा या जॉनी को होगा? पुनीत को होगा ना, इन्हें अपना काम का एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपने इंटेलेक्ट को टैलेंट के साथ कितना यूज करते हैं उससे एक्सपीरियंस होता है, रिपीटेड। हमेशा वैसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब है गलतियां कितनी की हुई हैं, हमें गलतियों से सीखते हैं ना। यदि सेम गलती आप रिपीट करते हो तो आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ठीक है ना। दीपक भाई IIO वाले बोलते हैं कि भाई आपको गलती करने से सीखते हैं, एक काम करो जितनी गलती करनी है 1 साल में कर लो, लेकिन रिपीट मत करना, आप उतने ही एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। आप अपने इंटेलेक्ट को अपने टैलेंट के साथ जितना यूज करते हो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतनी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है साहब। चौथी चीज में ब्रांड आती है। अब यहां आता है कि भाई विकास भारद्वाज का मतलब या रेखा मैडम का मतलब बीमा है, सीधी सी बात है। कल मैं एक शादी में था, सोच के गया था कि मैं किसी से बीमे की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, मैं अपने धंधे की बात किसी से नहीं करूंगा। और आप यकीन नहीं कर सकते 5 मिनट में चुप नहीं रह पाया। लोग आगे पूछ रहे यार मेरा तो वो SB कब आएगा, मेरा तो वो कब आएगा, हमारी गाड़ी में मेरी मेडिक्लेम आपको बढ़वा देना, ये कंपनी में हेल्थ चेकअप कब मिलेगा। मतलब मैं चुप बैठा हूं, मैंने तय किया कि मैं बीमे की बात किसी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा। तो ये हमारा ब्रांड है कि हमें लोग बाग हमें नहीं बैठने देते। या जो एक वो ब्रांड वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू ये भी होती है कि बीमा कराना है तो रेखा मैडम से कराना है या विकास भारद्वाज जी से कराना, किसी और के पास जाना है। ये 5 चीजें हमें किताब के साथ अपने 4 चीजें मैंने बताई थी। इंटेलेक्ट, बोलो, हाँ, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ध्यान से नहीं सुन रहे हो, फिर से बोलो। नंबर 1 इंटेलेक्ट, टैलेंट, एक्सपीरियंस, ब्रांड।
4 चीज़ हो गई, मैं फिर से रिपीट करना करता हूँ, इंटेलेक्ट, टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड ब्रांड। इनके साथ एक 5वीं चीज़ है, जो यदि वो 5वीं चीज़ नहीं होगी तो चारों चीज़ बेकार है। दैट इज योर पैशन। आप काम करने की आग कितनी है आपके अंदर, आप इंटेलेक्ट भी हो, आप टैलेंटेड भी हो, आपका ब्रांड भी अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं है तो क्या करोगे? जुनून नहीं है। तो पैशन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, तभी ये चारों चीजें आप करते हैं। तो इनसे ये आपकी जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है। ये तो मैं यहां जो बात कर रहा हूं अपने बिजनेस के हिसाब से कर रहा हूं, लेकिन यही टॉक हमें क्लाइंट के सामने बात करनी है। सर आपकी केमिकल की फैक्ट्री है, आपने कहाँ से केमिकल इंजीनियरिंग करी, कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ी या कुछ करा, ठीक है ना, आप वो आपका इंटेलेक्ट है। क्या आप जैसे जितने भी इंजीनियर उस टाइम पे आपके बैच से निकले सब उतने ही कामयाब हैं? वो कहेगा नहीं, इतने कामयाब तो नहीं है, क्योंकि हम तो सक्सेसफुल आदमी के सामने बैठेंगे ना। क्यों नहीं कामयाब है सर? क्योंकि उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को, टैलेंट, उनमें टैलेंट नहीं था यूज करने का आपके जितना, या आपके जितने टैलेंट के साथ यूज नहीं किया। और चूंकि आपने टैलेंट के साथ यूज किया तो आपको एक्सपीरियंस हुआ, गलतियां कम होनी शुरू हुई, गलतियां कम होनी शुरू हुई तो आज आपके बहुत बड़े दिल्ली के केमिकल सप्लायर हो गए आपको एक्सपीरियंस हुआ तो आज आपका ब्रांड बन गया। और सर ब्रांड बन गया ना, इससे सबसे बड़ी बात है कि आप पैशनेट हो अपने काम के चक्कर में। आप आंधी हो, तूफान हो, मेह हो, बादल हो, बिजली गरज रही हो, ट्रैफिक जाम हो, चक्का जाम हो, आप 9 बजे अपनी फैक्ट्री में होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि आप पैशनेट हो। ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है सर, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे ना। मेरे को मजा आ रहा है क्योंकि इस तरह के सेशन आपने FPRT में देखे होंगे। ये मैं यहाँ कोई सेल्स की, मोटिवेशन की वैसी बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक टेक्निकल टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो टेक्निकल टॉपिक हो सकता है कई बार बोरियत भरा हो जाता है, तो यदि आप बोरियत नहीं महसूस कर रहे हो तो तालियां बजाओ। टाइम बता देना मेरे को। अच्छा अभी तो 9 बजे टाइम है। अब बात इंडेफिनिट एसेट्स की, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। इनकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती है। हमारा व्यवहार इनके साथ कैसा होता है, देखिए हम कैसे, ये एक दिन में नहीं होता कि मैंने आपको एक गोली दी विटामिन बी की और आप की जो कमी थी वो पूरी हो गई। ये इनका डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। यदि किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो पहले तो 12 साल तक तो 12वीं करेगा, फिर 4 साल की इंजीनियरिंग करेगा, 20 साल का हो जाएगा इंजीनियरिंग करता करता। तो 20 साल का टाइम लगा ना उसको इंजीनियर बनने में। आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज मेरी एजेंसी को 26वां साल चल रहा है, तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, 26 साल का एक्सपीरियंस है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 300, उन दिनों तो 15 रुपए में एजेंसी मिल जाती थी। मतलब ऐसा कहा जाता था जो 1-2 कि एजेंसी की कदर इसलिए नहीं होती कि 2 समोसे के पैसे में एजेंसी आ जाती है। तो डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम था नहीं। तो यदि आप उस वक्त इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते, आप अपना देख लीजिए पहले दिन की एजेंसी और आज की एजेंसी में, क्योंकि आपने टाइम दिया है, तो आपका ये इंडेफिनिट एसेट डेवलप हुआ है इतना। आप जो मैडम बात कर रही हो ना कि आप गिफ्ट ले गई और वो ले गई, वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके एक्सपीरियंस, टैलेंट और इंटेलेक्ट से ही हुआ है। उसे डेवलप होने में टाइम लगता है। पहले दिन आप एजेंसी के ऐसे नहीं जा सकती थी। और सर इसकी एक खासियत और है इंटेंजिबल एसेट्स की। यदि आपका इंटेंजिबल एसेट मजबूत है, ये हमें कस्टमर से बात करनी है। मैं आपको, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं सब मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, वो बाई चांस गलती हो गई कि सारे के सारे इंश्योरेंस एजेंट हैं और मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूं तो बात वैसी निकल रही है। यदि आप ये देखिए कि इसको, एक तो इसके डेवलपमेंट में टाइम लगता है, जब जैसे हम केमिकल इंजीनियर का या डॉक्टर का भी ले लें या किसी का भी एग्जांपल ले लें, तो एक तो इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। दूसरा, जब आपका इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो जाता है तो ये आपके दूसरे एसेट से की भी इनकम बढ़ा देता है, उनकी भी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। समझ में आया ये टॉपिक? आप एक फैक्ट्री ओनर हो, लेकिन आपने बहुत सारे एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, करंट एसेट्स इकट्ठे कर रखे हैं। जब आप टैलेंटेड हो जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो धीरे धीरे पता लगा कि आपकी फैक्ट्री का किराया वहां से जो 2 लाख रुपए आ सकता है महीने का, वहां से 2.5 लाख भी आ सकता है यार। तो आप अपना टैलेंट यूज करके 2.5 लाख कर लोगे। तो आपके उस एसेट, चूंकि आपका इंटेंजिबल एसेट मजबूत हो गया, तो आपने दूसरे एसेट से भी इनकम बढ़ा दी।
या आपका कोई स्टॉक है वो आप चेंज कर दोगे कि यार ये स्टॉक मेरे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा, इसे यदि हम निकाल के इस स्टॉक में लगा दें तो हमारा इनकम शेयर मार्केट से भी अच्छी आ जाएगी। तो आपका करता नहीं करता ऐसा काम, आपके बुद्धिमत्ता, आप कहते हैं ना जो भाई साहब उनसे सलाह लेंगे, आपसे दूर दूर से लोग सलाह लेने आते हैं कि उनकी सलाह सही होती है किसी भी मामले में। इवन यहां तक कि लोग फाइनेंशियली छोड़ दीजिए, राजेश भाई से तो लोग पर्सनल बात करने आ जाते हैं कि मेरी बीवी के साथ नहीं बन रही है, मेरे बच्चों के साथ नहीं बन रही है, उसकी काउंसलिंग करो। तो इनका इंटेंजिबल एसेट मजबूत है ना कि वो सही सलाह देंगे। नहीं राजेश भाई गलत कर रहा हूं मैं। और वैसे तो एडवाइजरी के लिए तो आ ही जाते हैं कि जी मेरे बेटे को क्या कर रहा हूं, बेटी को क्या कर रहा हूं, ये सब चीजें। तो वो है कि इनका इंटेंजिबल एसेट मजबूत है तो ये दूसरों का भी भला कर देते हैं। अब आप बताइए यदि मेरा इंटेलेक्ट, मेरा टैलेंट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ब्रांड और मेरा पैशन यदि मजबूत नहीं होंगे तो मैं किसी दूसरे का भला कर सकता हूं क्या? तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर देखिए, एक तो इसके डेवलप होने में टाइम लगता है, एक ये इंटेंजिबल एसेट जो है ना आपके दूसरे एसेट्स की भी इनकम बढ़ा देता है। और ये जो एसेट्स है ना ये आपकी पर्सनालिटी में झलकते हैं साहब। ऐसे बुक वैल्यू नहीं होती, नींद आ रही है, ठीक है ना? वैसे बुक वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो इसका ओनर होता है उसमें दिखता है कि ये कितना टैलेंटेड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है। दिखता है नहीं दिखता? आप भी देखिए अपनी जिंदगी में कई बार जैसे किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में या किसी सेमिनार में किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते होंगे जिससे आप मिल के ही प्रभावित हो जाते हो, पहले से मिले ही नहीं है। वो यार क्या गजब आदमी है, हाँ मतलब राजेश भाई हैं वो तो है ही। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका ओरा वो इंटेंजिबल एसेट से बना हुआ होता है। तो हमें भी अपने इंटेंजिबल एसेट्स पर काम करना है और सामने वाले को उसके इंटेंजिबल एसेट्स को जगह दिखाना है कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। आरती तो गानी होती है हमें उसके क्लाइंट की, भाई आरती गाने का, किसी भी भगवान की आरती ले लो आप, उसमें सिर्फ भगवान की तारीफ ही तो होती है, कोई सी भी ले लो। और सर लेकिन दुर्भाग्य से ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स ना ये मोस्ट इग्नोर्ड होते हैं, लोग बाग इन पर ध्यान ही नहीं देते, अपने इंटेंजिबल एसेट्स पर ध्यान नहीं देते। एक बात देखिए कि यदि मैं आपको आपके इंटेंजिबल एसेट गिना दूं जो आपने अनदेखे कर रखे हैं तो आपको कुछ तो एहसास होएगा। आप देख लिए हमारा इंटेंजिबल एसेट हेल्थ है, जैसे हेल्थ इंटेंजिबल एसेट है नहीं है? हम सबसे ज्यादा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुबह मेरे पास 1 घंटा होता है, 15-15 मिनट के 4 काम होते हैं। मैं उठ के मेरे को फ्रेश होना होता है, नहाना होता है, नाश्ता करना होता है और पूजा करनी होती है, ठीक है ना? नाश्ता सबसे बाद में आता है, पूजा तीसरे नंबर पर जाती है। ये 4 काम 15-15 मिनट के हैं और मेरे पास 1 ही घंटा होता है सुबह इन 4 काम के लिए। मान लीजिए किसी दिन में 15 मिनट लेट उठा तो मेरे को 3 काम करने हैं, ऑप्शन नहीं है, कट नहीं कर सकता मैं किसी काम को आधा 10 मिनट में नहीं कर सकता, मेरे को 3 ही काम करने हैं। तो कौन सा काम छोड़ूंगा मैं? नाश्ता छोड़ देंगे, चलो ठीक है। और नहीं, इसमें मैं नाश्ता छोड़ गया, पूजा हाँ चलो ठीक है, नाश्ता छोड़ दिया। यदि और आधा घंटा पूजा छोड़ दिया आपने, एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आदमी एक्सरसाइज छोड़ता है कि चलो आज एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद वो नाश्ता भूखे पेट निकलेगा यदि और 15 मिनट कम हो गए। उसके बाद वो नहाना छोड़ेगा, ठीक है ना? और यदि और भी बिल्कुल टाइम के टाइम में उठा, पूरा घंटा खा गया तो फिर बिना फ्रेश हुए निकल जाएगा। जबकि एक्सरसाइज हमारे लिए सबसे जरूरी है, हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं उसे। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो है ना सर हमारे मोस्ट इग्नोर्ड होते हैं। मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया, ऐसा है नहीं है? बताइए आप मेरे से सहमत है नहीं है? इनके डेवलपमेंट में अब ये बात करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स पे ही बात चर्चा चलेगी। तो इंटेंजिबल एसेट्स के डेवलपमेंट में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा नहीं है, मैंने बताया इट टेक्स एम्पल टाइम टू डेवलप। एक इंजीनियर को बनने में 20 साल लगते हैं, एक डॉक्टर को बनने में 24 साल लगते हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं एक दिन में वो इंजेक्शन लगाने लायक हो जाएगा, सर्जरी करने लायक हो जाएगा, 25 साल लगते हैं उसको बनने में। ये कैसे डेवलप होते हैं? एक तो हमारे अपब्रिंगिंग से, जिसे हम बोलते हैं संस्कार। आप जिस माहौल में रहोगे
वैसे ही आपके इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो जाएंगे, या नहीं? यदि आप डिसिप्लिन्ड माहौल में रहोगे तो आप डिसिप्लिन्ड में हो जाओगे, यदि आप इनडिसिप्लिन्ड में रहोगे तो इनडिसिप्लिन्ड हो जाओगे, ठीक है ना? आप गाली गलौच वाले माहौल में रहोगे तो गाली गलौच वाले ही रहेगा, सीखेंगे आप, ठीक है? आप पढ़ाई लिखाई के माहौल में रहोगे, सभ्यता के माहौल में रहोगे तो सभ्यता सीखोगे। राजेश भाई ठीक बोल रहा हूँ? आपकी समर्थन मेरे को बीच बीच में जरूरत है। ये दूसरा डेवलप होते हैं आपके एजुकेशन से। आप किस तरह, देखिए अभी क्या है, यदि कोई 8 से ही मैथ्स और साइंस में चला जाएगा तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगा। आप जिस तरह की एजुकेशन लोगे वैसे आपके इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो जाएंगे। यदि कोई कॉमर्स में जाएगा तो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के या अकाउंटेंट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, या इकोनॉमिक्स में जाएगा तो इकोनॉमिक्स बनने के चांसेस हैं। कोई जूलॉजी पढ़ेगा तो जंतु विज्ञान, जंतुओं के साथ रहेगा, जानवरों के साथ रहेगा। बोटनी पढ़ेगा तो प्लांट के साथ रहेगा। तो जैसे ही आपने एजुकेशन लिया वैसे ही आपका इंटेंजिबल एसेट डेवलप हो जाएगा। तो अपब्रिंगिंग हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, और जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तीसरी चीज आती है आपकी कंपनी। मैं हमेशा बोलता हूं, यू आर द एवरेज ऑफ 5 नियरेस्ट पर्सन यू हैव। संगति जो आपकी है, आपकी संगति के 5 आदमी गिन लो आप, जो आपके नियरेस्ट है, आप उनका एवरेज हो हर चीज में, सोशल इन्फ्लुएंस में भी, काम धंधे में भी, हेल्थ में भी, हर चीज का। और दोस्तों एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने पढ़ी थी, ये किताब का रेफरेंस भी, शिव खेड़ा की किताब है ना, वो जीत आपकी, यू कैन विन, उसमें साफ लिखा हुआ है, ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक आदमी जाना जाता है उसकी संगति से। ऑल्सो ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स, एक आदमी इस बात से भी जाना जाता है वो कैसे लोगों को साथ छोड़ता है, ठीक है ना? तो हमें अपनी कंपनी को बहुत ही सोच समझ के चूज करना है। जनरली हम बैठ जाते हैं ना, एक तो मोटिवेटर होते हैं कि नहीं रेखा मैडम आपको तो कर सकते हो, आप तो एमडीआरटी ऐसे कर सकते हो 1 महीने में, ये तो मोटिवेटर होया। और एक इंस्टिगेटर होता है, वो आपको देखने में अच्छा लगता है, आपके साथ बैठा है, दुख तकलीफ में शामिल होता है, अरे क्या करोगे एमडीआरटी करके, छोड़ो ना, क्या होगा। हाँ, वो अच्छा भी लगता है। या आप कि मोटिवेटर ऐसा होता है कि नहीं आपको एमडीआरटी करनी है। इंस्टिगेटर ऐसा होता है कि आप घूमने की शौकीन हो, आपकी किसी फ्रेंड का फोन आता है कि रेखा चलो एक काम करते हैं ना, इस वीकेंड पे ताजमहल घूम के आते हैं, हमने नई इनोवा ली है, तो सिर्फ तैयार होकर बैठ रहे हैं गाड़ी में, क्या करोगे आप? और फ्रेंड भी बेस्ट है, आपकी 2 मीटिंग भी लगी हुई है वीकेंड में, ठीक है ना? ये चीज, ये देखो वो भी गलत नहीं चाहती, वो आपकी कंपनी चाहती है आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, वो नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन आप यदि पैशनेट हो, आप यदि मोटिवेटेड हो, तो आप अपनी मीटिंग करोगे कि ठीक है नहीं कोई बात नहीं, तेरी इनोवा में चलेंगे लेकिन नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और सर एक होता है आपका एटीट्यूड जिंदगी, क्या दिनेश जी कुछ बोला? एक आपका एटीट्यूड, वो आपकी कंपनी से, उससे सब चीज़ों से बन जाता है। काम के प्रति दृष्टिकोण क्या है? यदि मैं बोलता हूँ, भरत पारिक की लाइनें मैं हमेशा अपने उसमें रखा हुआ है, अपने अंदर उतारी हुई है कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग प्रीमियम्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ पेइंग क्लेम्स। आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा। आप यदि बिजनेस हो, प्रीमियम कलेक्ट करने के बिजनेस में हो तो आपको कमीशन दिखाई देता है, और यदि आप क्लेम देने के बिजनेस में हो तो आपको सेवा दिखाई देती है। कमीशन दोनों स्थिति में आना है। आई एम इन द बिजनेस ऑफ पेइंग क्लेम्स, बस। तो ये आपका एटीट्यूड है आपके काम के प्रति, और ये बात हमें अपने क्लाइंट को भी समझानी है। सर आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, आपका प्लास्टिक का बिजनेस है, आप देखो दुनिया को क्या दे रहे हो, कितना कंफर्ट दे रहे हो। जो चीजें नहीं मिल पाती थी लोगों को, पहले स्टील की और एल्यूमिनियम की वो बनती थी, वो आपने कौड़ियों के दाम में पैदा कर दी। आप उसको देखो ना, सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। कहने को हम नाई से बाल कटाते हैं, लेकिन नाई ना हो तो हमारी शक्ल कैसी हो जाएगी, आप देखो तो। यदि एक बार्बर से हम जाते हैं, यदि वो अपनी सेवाएं सारे नाई आज हड़ताल कर दें, देखा था लॉकडाउन में क्या हालत हुई थी। अपने आप ही कटिंग की थी या वैसे जो बाबा हो गए थे?
पहचान में नहीं आता। तो यदि मोची अपनी सेवा देनी बंद कर दे तो समाज की क्या हालत होगी। तो हर आदमी का समाज में अच्छे के लिए कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हर आदमी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, इंजीनियर भी कमा रहा है, डॉक्टर भी कमा रहा है, हर चीज कमा रहा है, स्वीपर भी कमा रहा है। ये तो मोदी जी ने उनके चरण धो के थोड़ी इज्जत बढ़ाई, नहीं तो स्वीपर की कहां इज्जत करता था कोई भी। लेकिन उसका देखो, उसके बिना जिंदगी तो ऊपर हो जाएगी यदि स्वीपर काम ना करे। सीवर में उतर के काम करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ। तो आप देखो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा योगदान है उनका। तो हम उसकी तारीफ तो कर सकते हैं कि आपने समाज में इतना योगदान दे रहे हो सब, ठीक है ना। तो आप अपने बिजनेस, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। और हर बिजनेस सेवा कर रहा है। यदि LIC एजेंट सेवा कर रहा है ना, तो हर बिजनेस समाज की सेवा कर रहा है। प्रॉफिट अलग चीज है, प्रॉफिट तो हर कोई कमा रहा है, तो उसकी सेवा का बखान करना है उसके सामने। अब ये हम फाइनल स्टेज की तरफ चल रहे हैं। अरे चलो, इंडेफिनिट एसेट्स की एक चीज होता है सर, इसके अब इंडेफिनिट एसेट्स तो है आपके पास, आपको समझा दिया। आप इतने बड़े केमिकल इंजीनियर हो, आपने इतना बड़ा फैक्ट्री का सेटअप लगाया हुआ है, आप इंटेलेक्ट भी आपका बहुत अच्छा है, टैलेंट भी बहुत अच्छा है, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, आपने क्या कहते हैं ब्रांड वैल्यू भी बढ़िया बना रखी है, और आप पैशनेट भी हो, पैसा भी कमा रहे हो। अब बात मुद्दे की आती है, यहां से हमारे बिजनेस की आती है। सर इस सारे इंटेंजिबल एसेट्स का लाभ किसे किसे है, ये बात आप ध्यान से सुनना। इस इंटेंजिबल एसेट्स का लाभ किसे किसे है, इसे बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। आपके इस इंटेंजिबल एसेट्स के स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? तो सब इसमें सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो आप ही हो, आप इसका लाभ उठा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप इज्जत कमा रहे हो, आप रेस्पेक्ट कमा रहे हो, समाज में रिकॉग्निशन है, हर आदमी जानता है पुनीत जैन जी इतनी बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, वो फलाने केमिकल्स इंडस्ट्रीज वाले ये वो, ठीक है। तो आप इसका पहले तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आप हो। फिर आपका परिवार है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स हैं। आप इस इंटेंजिबल एसेट से कुछ कमा रहे हो तो उन्हें कंफर्ट दे रहे हो ना, उन्हें लाइफ स्टाइल दे रहे हो ना। तो आपका इंटेंजिबल एसेट्स का फायदा किसे है? आपके परिवार को है, ठीक है ना। सही चल रहा है मामला, ठीक है। हाँ, और इसके बाद आपके परिवार के बाद आपकी फैक्ट्री में जो 150 आदमी काम कर रहे हैं ना, ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स से चल रहे हैं साहब। इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं ना पुनीत जी, तो आपके योग्यता के कारण चल रहे हैं। हाँ, आपकी जगह यदि गोयल साहब बैठ जाएंगे तो क्या चला लेंगे? नहीं नहीं, गोयल साहब को कैसे चला लेंगे यार, उन्होंने तो अकाउंट्स के आदमी होता। चल रहा है नहीं चल रहा है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। ये आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो, क्योंकि एक सर्टेन लैंग्वेज हमारे बिजनेस में होती नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में कह सकते हो सर आप हो तो ये सब चल रहा है, ये 50 आदमियों के चूल्हे चल रहे हैं, 50 परिवार और पल रहे हैं, ठीक है। और आपके रेपुटेड क्लाइंट्स हैं सर। अब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो आप ही के ऊपर डिपेंड, आप ही के रॉ मटेरियल पर डिपेंड कर रहे हैं। वो आपकी योग्यता के भागीदार है नहीं है, आपके उससे लाभ उठा रहे हैं नहीं उठा रहे। वो क्लाइंट है जो अंधे हो गए, रेखा मैडम से बीमा कराना है, क्योंकि उन्हें आपकी योग्यता पर भरोसा है और किसी का हाथ में वो सेफ हैंड में दे नहीं सकते। हमारे एक दोस्त हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, उनको 2012 में दिसंबर में हार्ट अटैक हुआ और वो अग्रसेन हॉस्पिटल में, राजेश भाई ने भी वहां मतलब बात की थी, वो चले गए वहां। डॉक्टर कौन से थे वो? चांदना डॉक्टर चांदना ही थे, हाँ भैया। तो उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो इंद्रपाल जी ने स्ट्रेचर पे लेटे लेटे बोल दिया, डॉक्टर साहब नाउ आई एम वरी फ्री, आई एम इन सेफ हैंड। तो ऐसा आपका क्लाइंट महसूस करता है ना कि मैं धर्मवीर का क्लाइंट हूं, तो यार अब खत्म, धर्मवीर मेरा एडवाइजर है तो खत्म कहानी। तो वो भी तो आपका इंटेंजिबल एसेट का स्टेक होल्डर है ना, वो लाभार्थी है ना। और आपके क्रेडिटर्स, सर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी प्राइवेट फर्म से लोन लिया, वो भी तो आपको इंटेंजिबल एसेट्स पे लोन दे रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है उसने कोलेटरल में रखी हो फैक्ट्री, लेकिन वो टैलेंट आपका है जो फैक्ट्री देके उसने आपको 10 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। यदि आपका इंटेंजिबल एसेट खत्म होता है तो क्रेडिटर की भी हालत खराब हो जानी है, परिवार की तो छोड़ो, वो दुनिया भर के तरीके अपनाएगा अपने पैसे वसूलने के लिए, उसे इतनी आसानी से कंफर्टेबल तो नहीं रहेगा ना वो भी। और सर समाज में तो योगदान है ही, आप कितनी जगह चैरिटी करते हो, कितनी गौशालाओं को देते हो, कितने लोगों को डोनेट करते हो, कितने वृद्धाश्रमों को देते हो। ये ऐसा तो नहीं है जो कमाता हुआ आदमी चैरिटी करता है, ये तो मैं तो मानता हूँ हर आदमी चैरिटी करता है। तो समाज में तो योगदान है ही ना आपका।
आप RWA के प्रेसिडेंट हो, आप इतना अच्छा अच्छा अपनी सोसाइटी की RWA चला रहे हो, वो सब चीज़ें होती है ना। तो समाज में भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स का क्यों किसी को प्रेसिडेंट बनाता है, किसी RWA का या किसी भी संस्था का, क्यों राजेश भाई यहाँ फाउंडर प्रेसिडेंट बने हुए हैं? क्योंकि इनका इंटेंजिबल एसेट्स है, इनका समाज में योगदान है। अब एजेंट की लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, इनका कितना योगदान है, तो इनकी इंटेंजिबल एसेट्स में हम लाभार्थी हैं नहीं है। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके सोसाइटी है, वो सब चीजें आपके उसमें लाभार्थी हैं। अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करें? 10 मिनट है, चलो निपटा दो, 5 मिनट में कंप्लीट करें, चलो ठीक है। तो इसकी हमें फिर वैल्यूएशन, अब जब मैंने बताया इसकी कोई बुक वैल्यू नहीं होती, अब इसकी हमें वैल्यूएशन भी तो करनी, बीमा भी तो करना है ना उसका। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि आपका डिपेंडेंसी असेसमेंट देखेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, कितने टाइम के लिए डिपेंडेंट और कितने पैसे आप उसको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना। आपका डिपेंडेंसी असेसमेंट ऑन यू, भाई बच्चा 5वीं में पढ़ता है, एक बच्चा 7th में पढ़ता है, इनकी एजुकेशन का लगा लो, जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो जाए। आपके पेरेंट्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपकी वाइफ को चाहिए 25,000 रुपये 50,000 रुपये महीने का चाहिए, और वो आपसे उस 10-12 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, उसका इन्फ्लेशन लगा लो, सारी चीज़ें लगा लो, तो इतना असर कुल मिला के 5-7 करोड़ का निकल आएगा आराम से। उससे लगा सकते हैं, या ग्रोथ असेसमेंट जो हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं, उसके हम आप आज 40 साल के हो सर, आप पिछले 15 साल से हर साल 20% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हो, और आज आप मान लो 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हो, तो अगले 20 साल में 2 करोड़ का सालाना 20% के हिसाब से ग्रोथ लगा लो, CAGR लगा लो, तो आपको कितना कमाना है, इससे कितनी ग्रोथ आपकी हो जाएगी। आप परिवार को, सोसाइटी को, पेरेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, क्रेडिटर्स को कितना देने वाले हो, ये सारा हिसाब ग्रोथ के हिसाब से लगा के एक्सेल में लग जाएगा, उस बैठ सकते हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू बेसिकली मैंने इसे ग्रोथ असेसमेंट नाम दिया है। या फिर 3-4 तरीके हैं, चारों में से कुछ भी कर सकते हो। पहला मैंने डिपेंडेंसी असेसमेंट बताया, दूसरा ग्रोथ असेसमेंट बताया, तीसरा जो है इसमें रिक्वायरमेंट असेसमेंट, कि चलो ग्रोथ छोड़ो, मेरा बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है भाई, इतने में काम करो, तो उससे भी हम कर सकते हैं, वो ग्रोथ वैल्यू से। रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इसे हम बोल देते हैं। और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, कि मेरे ऊपर रिस्क कितना है, वही मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस को हम रिस्क ले देंगे कि यदि आज मेरे को चला जाता हूँ तो मेरे परिवार को इतना इनकम मिलनी चाहिए, मेरे सोसाइटी को इतनी इनकम मिलनी चाहिए, तो उसका कितने का रिस्क मेरे ऊपर है, उस पर हम देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है साहब? सॉल्यूशन बोलना कैसे है? अब इतना करने के बाद उसको कहेगा कि इसका इंतजाम तो कुछ होना चाहिए ना भाई, हैव यू फंडेड? हम एक बोलते हैं या आपने फंड कर लिया या आपकी कमाई के ऊपर डिपेंड है सारा मामला। आप बताइए मैडम, आपने इंतजाम कर लिया इन सब का, जितने भी असेसमेंट मैंने बताए थे, या आपकी कमाई के ऊपर डिपेंड है? कमाई पे डिपेंड है, और कल को कमाई बंद हो जाती है, आज 2 घंटे बाद क्या करना पड़ेगा? तो उसके 2 तरीके, या तो आप इसकी फंड वैल्यू बना लो, या तो इतना पैसा इकट्ठा कर लो, या इसको आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दो। इंश्योरेंस वर्ड नहीं यूज करा, आइदर यू कैन क्रिएट इट और ट्रांसफर इट दिस लायबिलिटी ऑन सम अदर वर्ड्स। ये शब्द आते ही। हाँ, और ट्रांसफर ऐसे करना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आपका ये जो एसेट्स है, जो इंटेंजिबल एसेट्स है, वो कवर हो जाए। और उसके लिए है सर सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस। यहां लाइफ इंश्योरेंस का वर्ड यूज करना है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी। कोई है? धन्यवाद भारद्वाज जी, आपने नहीं है तो मैं राजेश भाई को आमंत्रित करता हूँ, प्लीज टेक स्टेज। क्या लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया।
हम लोग यही काम कर रहे हैं, टेंजेबल और इंटेंजेबल। इंटेंजेबल असेट को कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, हम वही काम कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, भारत में टेंजेबल असेट की तो चिंता लोग करते हैं, इंटेंजेबल की चिंता करते हैं क्या? वही करवानी है। अपना काम यही है। लोग मेरे से पूछते हैं कई बार, राजेश चेतन क्या करते हो? तो मैं बोलता हूं लाइफ स्टेपनी लगाता हूं। बोले लाइफ स्टेपनी क्या होती है? मैंने कहा आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी पंचर हो गई तो क्या करेंगे? स्टेपनी तो निकालेंगे बाहर। आपकी लाइफ पंचर हो जाए, लाइफ पंचर नहीं हो सकती क्या? भ्रष्ट भी हो सकती है। अभी कोविड में कितनी लाइफ पंचर हुई? अभी गुजरात में जाके देखा, वो पुल गिरा, कितने लाइफ पंचर हुई? पंचर क्या, भ्रष्ट ही हो गई। उनके पास स्टेपनी थी कि नहीं थी? एक शब्द बोलिए ना, क्या करते हो? लाइफ स्टेपनी लगाता हूं। पूछेंगे लोग क्या होता है लाइफ स्टेपनी? तो आपको लगवानी हो तो बताओ, आपको भी लगा देते हैं लाइफ स्टेपनी। नया शब्द दे दिया सर। यही तो काम कर रहे हैं। और आप यहां जितने बैठे हैं, औरों के पास जाने से पहले आपके पास जो असेट है इंटेंजिबल, आपने उसकी चिंता कर ली है क्या? ये जरूर विचार कर लीजिए। आज की कक्षा के लिए अजय त्यागी साहब का बहुत धन्यवाद। एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। हम करते क्या हैं? हम करते तो यही हैं, लेकिन उसका ठीक शब्द जो हम नहीं जानते थे, आज आपने इस सेशन में हमको समझाया कि हम ये काम कर रहे हैं। तो आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और अगली कोई सूचना है क्या? नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप सबने एफपीआरटी की मेंबरशिप कर ली होगी। जो मेंबर नहीं बने हैं वो बन जाएं। एफपीआरटी एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक ही फार्मूला है एफपीआरटी का, दोस्ती पक्की पक्की, खर्चा अपना अपना। अमेरिकन सिस्टम है ये, दोस्ती पक्की पक्की, खर्चा अपना अपना। आप क्लास में आते हो तो नाश्ते के पैसे तो आप ही देते हो ना, एफपीआरटी तो देती नहीं। इसलिए जो हम बड़े सेमिनार करते हैं उसका भी खर्चा कंट्रीब्यूशन से, और भगवान की कृपा है ये स्पीकर जो हम लेकर आते हैं, ये अगर अपनी फीस हमसे लेने लगे तो हम एक भी सेमिनार नहीं कर सकते। ये तो भगवान की कृपा है कि वो स्पीकर हमको निःशुल्क मिल जाते हैं, तब हम आपको वो इतना पावरफुल सेमिनार दे पाते हैं। तो आजकल 30,000 पीरियड का रखा हम लोगों ने। 30,000 की मेंबरशिप फीस है फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए 30,000 रुपया की फ़ी है। आपसे निवेदन है कि जो मेंबर नहीं बने हैं वो बने, और आपकी जो इंटेंजिबल असेट है उसको और बढ़ाएं आप, वो ज़रूरी है। आप अपनी गुडविल को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। बस यही एफपीआरटी का आंदोलन है जिसको हम लेके चल रहे हैं अपने साथ में। नाश्ता रेडी है क्या भाई? 5 मिनट लगेंगे, तो 1 मिनट आप बात करना चाह रहे हैं, और 1 मिनट बात मैं करके फिर मैं अजय भाई को देना चाहता हूँ। बोर्ड यूज करो जी बिल्कुल। देखिए इसको न्यूज़ समझ लीजिए आप कि एक आदमी कितनी एज से कमाना शुरू करता है? लगभग 20 से 25 से 25 से। और इनकम
बढ़ना होगा। बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। नॉर्मल नॉर्मल। अभी ट्विटर का एम्प्लॉय हो तो घटेगा नहीं, वो 350 करोड़ ले लेगा और दूसरी जगह चला 350 करोड़ ले लेगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और दूसरी जगह चला जाएगा। अच्छा, ये इनकम का ग्राफ लगभग ऐसा होता है जी, राइट। तो मान लीजिए 25 के बाद ये 30 मान लीजिए, ये 35 मान लीजिए, ये 40 मान लीजिए, इसको 50 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, क्या मतलब है? अब कोई आदमी 35 साल का है, वो यहां से यहां तक की अर्निंग कर चुका है जी। और मान लो 60 साल तक की अर्निंग करे तो क्या हो गया? वहाँ तक की अर्निंग कर चुका है। ये अर्निंग अभी आज घर में नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इसके ऊपर साइन ऑफ इंटरवेंशन ये आनी तो है, और कब आएगी? जब वो जिंदा रहेगा। समझ रहे बात? जी। यही बात समझानी है कि मैं यही काम करता हूँ, आप रहें या ना रहें, ये अर्निंग आपके घर में आ जाएगी, मेरा काम नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़े ही पेशेंस के साथ सुना और जो मैं सोच रहा था वो हिसाब से मैं डिलीवर कर पाया, ये आप बताओगे, ठीक है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी एफपीआरटी के ग्रुप में जुड़े हो आप उसमें लिखें जरूर, ठीक है ना। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे पास 1-2 सब्जेक्ट और हैं ऐसे, जैसे मेरे दिमाग में नीड का है, आवश्यकता का, वो मेरा रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है। उसे यदि आप कहोगे तो मैं फाइनल शेप देके जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। आपकी तरफ से परमिशन है, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आपने मेंबरशिप नहीं ली है, ठीक है ना, तो आप ये मान के चलो कि आप चैरिटी करके मेंबरशिप ले लो, ठीक है ना। आप जो मेंबरशिप लेते हो तो इस समाज में योगदान होगा दूसरे एजेंट्स की लाइफ में, कि आप इसे ले लोगे तो एफपीआरटी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है उससे, ताकि हम अच्छा काम कर सकें। हमने तो 12 आदमियों को, राजेश भाई को कीड़े ने काटा था, हमें 12 आदमियों को राजेश भाई ने काट लिया, ठीक है ना। तो हम तो इन्फेक्शियस डिजीज के मरीज हैं, हमें तो करते रहेंगे इसे, ठीक है ना। तो करते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अभी जनगण मन के लिए खड़े हो जाएं या कुछ और करना है? गणमण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। भारत माता की जय।